गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है अपने लोकतंत्र की सफलता के बिंदु पढ़ रहे थे। तो जहां असफल होता है लोकतंत्र, वो किस प्रकार होता है। जैसे पांचवा बिंदु है शिक्षित एवं जागरूक जनता। तो जिस देश की अधिक से अधिक शिक्षित जनता होती है और नियमों के या संविधान के कानूनों के बारे में जागरूकता होती है, तो वे देश अधिक से अधिक आगे विकास करता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित एवं जागरूक होना आवश्यक है। शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्याओं को तथा इसकी प्रक्रिया को समझने में समर्थ होती है और स्वस्थ जनमत का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा जब जनता जागरूक होती है तो सरकार की लोकतंत्र विरोधियों नीतियों एवं कार्यों का विरोध करने में समर्थ होती है। कि जनता जितनी शिक्षित होगी उतना ही लोकतंत्र मजबूत बना चला जाता है। जैसे जहां यूरोप के देशों में अधिकतर जहां 99% लोग शिक्षित हैं, तो लोकतंत्र बहुत ही मजबूत लोकतंत्र के रूप में माने गए हैं। जैसे हमारे भारत में अभी लगभग चौथाई लोग या 25% लोग अनपढ़ हैं, तो उतना यूरोप से हम बहुत पीछे हैं। फिर है जनमत का निर्माण, कि जो वोट देने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार निर्णय लेती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। कि जनमत लोगों के मत या लोगों की प्रशंसा या लोगों की भावनाओं को अनुरूप बनाने के लिए कुछ ऐसे साधनों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जैसे मान लो अखबार है, मीडिया है, अखबार, दूरदर्शन है, सिनेमा है, इनकी आज़ादी होनी चाहिए जिनसे उनकी भावनाओं को अधिक से अधिक महत्व मिल सके। जिसमें इसका अर्थ है कि जैसे प्रेस यानी छपाई, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जब जनमत निर्माण के साधन स्वतंत्र होते हैं तब नागरिक संगठित रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों एवं कार्यों की आलोचना करने में सफल होते हैं, जिनमें लोकतांत्रिक मर्यादा बनी रहती है। इस स्थिति में लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य करता है। तो अधिकतर देशों में रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन और प्रेस, अखबार पर इन पर स्वतंत्रता होती है, कोई भी विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। सातवां बिंदु दिया गया है नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। कि नागरिकों में नैतिकता होनी चाहिए, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, तब राष्ट्र का चरित्र बहुत मजबूत होता है। कि लोगों के यानी जो नागरिक हैं, नागरिकों के प्रति जैसे नागरिक हैं उदारता पूर्ण होनी चाहिए, लोगों में सहानुभूति भी होनी चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए लोगों में, तो वे राष्ट्र प्रेम में अधिक से अधिक संलग्न होते हैं और आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिससे हमारा राष्ट्रीय चरित्र मजबूत होता है। जब किसी समाज में नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र श्रेष्ठ होता है तो वहां लोकतंत्र की सफलता की बहुत उम्मीद होती है। ऐसे समाज में व्यक्ति अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति उचित प्रयोग करते हैं। वे सार्वजनिक समस्याओं व लोकप्रिय हित की दृष्टि से विचार करते हैं और साथी नागरिकों के प्रति सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, सेवा, प्रेम आदि का व्यवहार करते हैं। तो अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं वे लोग, क्योंकि उनमें नैतिकता रहती है, कार्यों के प्रति उदार भलाई का काम करते हैं, एक दूसरे की सहानुभूति रखते हैं और सेवाभावी होते हैं, तो राष्ट्र प्रेमी के रूप में माने गए हैं। उनमें राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति होती है। वस्तुतः लोकतंत्र अंतिम दृष्टि में जनता की शक्ति पर निर्भर करता है और जब जनता का प्रति नागरिक नैतिक व नागरिक राष्ट्रीय चरित्र सुदृढ़ होता है तो लोकतंत्र भी सफल होता है। इस प्रकार नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन। कहते हैं कि जिस लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है, विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है जब संविधान के द्वारा शासन की सत्ता को केंद्र सरकार व राज्य सरकार से कुछ शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है, उसको कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। जैसे हमारी केंद्र सरकार संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है, राज्य सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है और स्थानीय सरकार को इन दोनों सूचियों में से कुछ विषयों पर कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं। तो हमारी शासन की सत्ता विकेंद्रीकरण है, यानी कि हमारी केंद्र सरकार
अलग विषयों पर नियम बनाती है, तो राज्य सरकार अलग विषयों पर कानून बनाती है और स्थानीय सरकारों को कुछ अलग विषय दे रखे हैं, तो वो शासन मजबूत होता है। अधिनायक तंत्र का आधार है सत्ता का केंद्रीकरण। कहते हैं कि जो ताकत के बल पर, अधिनायक तंत्र का मतलब है ताकत के बल पर जो शासन करते हैं उनका प्रमुखतः शासन कहा जाता है केंद्रीकृत शासन। सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता विकेंद्रीकरण होने पर ही जनता के विभिन्न वर्ग के शासन के रूप में भाग लेते हैं, लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप स्थानीय स्वशासन है, जो हमारी तीसरी सरकार के रूप में है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से सामान्य व्यक्ति शासन और कार्य रुचिपूर्वक भाग लेता है और उसे सही मायने में नागरिक शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे स्थानीय स्वशासन में वहाँ के स्थानीय लोग प्रतिनिधि के रूप में खड़े होते हैं, जैसे आप सभी भली भांति जानते हो, सरपंच, वार्ड पंच या प्रधान या पंचायत समिति सदस्य, तो वे रुचि लेकर के उस शासन में भाग लेते हैं, जिनसे शासन मजबूत होता है। फिर है नागरिक स्वतंत्रताएं, कि लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। जिस लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं मिलती है वो लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है, वहां लोकतंत्र दम तोड़ने लगता है। लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत को माना, जिसका अर्थ है कि संविधान द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान की जानी चाहिए और इन स्वतंत्रताओं की प्रबंध भी किया जाना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रताओं की नागरिकों को विचार प्रकट करने की, संगठन बनाकर सभा करने की तथा शांतिपूर्ण आंदोलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। मौलिक स्वतंत्रताओं का निष्कर्ष नागरिकों को सरकार की उन सब नीतियों एवं कार्यों में शांतिपूर्ण आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए जिसमें लोकतंत्र एवं सामान्य हित के विरुद्ध समझते हैं। यह स्पष्ट है कि नागरिक मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रयोग के जनमत निर्माण के साधनों का स्वतंत्र होना भी जरूरी है। तो नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए जाते हैं जिसमें प्रमुखतः स्वतंत्रता होती है, तो स्वतंत्रता से अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी किसी बात को वे समक्ष रख सकते हैं, ऐसा अधिकार नागरिकों को मिलना चाहिए। 10वां बिंदु दिया गया है सफलता के लिए कि लोकतंत्र की सफलता तभी नियत होती है जब लिखित संविधान का लोकतांत्रिक परंपराएं, लिखित संविधान का अर्थ है कि संविधान की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा स्पष्ट होगी तो नागरिकों के सही तरीके से समझ में आती है, ताकि उसकी व्याख्या को लेकर के विवाद भ्रम उत्पन्न नहीं हो। इसके अलावा संविधान में संशोधन की पद्धति कठोर होनी चाहिए ताकि कोई राजनीतिक दल उस बहुमत का लाभ उठाकर लोकतंत्र को अधिनायक तंत्र में बदल दे, जैसा कि जर्मनी में हिटलर ने किया था। कि जर्मनी के शासक जो हिटलर था, कि हिटलर ने बहुत से नियमों को बदल दिया था। जब 1931 में वह राजनीति में आया और अपनी तानाशाही के रूप में नाजी पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी और जर्मनी पर एकाधिकार हो गया, तभी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। लोकतंत्र परंपराओं से आज से आचरण के उन नियमों व व्यवस्थाओं के जिनका वर्णन संविधान या कहीं और भले ही लिखित रूप में होता है, पर वह लोकतांत्रिक पद्धति व प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, जिन पर लगभग सर्वदलीय सहमति बन जाती है। तो संविधान में संशोधन इतना जटिल होना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार से अकेला व्यक्ति उसमें संशोधन करके और तानाशाही शासन स्थापित न कर सके, जिसमें उदाहरण दिया गया है जर्मनी में हिटलर का। आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि हिटलर ने किस प्रकार अपनी सेना बढ़ाई थी और सेना बढ़ा करके उसने अपने साम्राज्य को विस्तारवाद में बदलने के लिए अपनी सीमाओं को बढ़ाना शुरू किया, जिसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो हमारा लिखित संविधान होगा और लिखित संविधान के साथ साथ उसने बदलाव की जो प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं संशोधन, तो संशोधन की प्रक्रिया जटिल होनी चाहिए। बहुमत के द्वारा ही संविधान में संशोधन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। हमें पता है लोकतंत्र का तीसरा अंग है, क्योंकि पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। हमें पता है न्यायपालिका इन दोनों से स्वतंत्र रहकर के निष्पक्ष न्याय करती है
वही लोकतंत्र मजबूत होता है। देखिए, लोकतंत्र का आधार संविधानवाद है, यानी कि एक दूसरे के नियमों को मानना, जिसका अर्थ है कि स्वतंत्र लोकतंत्र में सरकार को निरंकुश सत्ता प्रदान नहीं होती है। लोकतंत्र में सत्ता निरंकुश नहीं रहती है, अपितु उसे अनिवार्य रूप से संवैधानिक मर्यादाओं व सीमाओं को स्वीकारना होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए एक शक्तिशाली और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जरूरी होती है, क्योंकि ऐसी न्यायपालिका ही कार्यपालिका को कानून का उल्लंघन करने व अत्याचारी बनने से रोकती है और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित करती है। ऐसी न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता की भी रक्षा करती है। तो न्यायपालिका जो लोकतंत्र का तीसरा अंग है, वो स्वतंत्र रहना चाहिए, वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के दबाव में नहीं रहना चाहिए। योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र कि जो सरकार को चलाने में सहयोग करते हैं, शासन को संचालित करते हैं, वो कर्मचारी तंत्र अपने आप में निष्पक्ष होना चाहिए, भ्रष्ट कर्मचारी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र को कमजोर बना देते हैं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई नीतियों को कर्मचारी तंत्र ही लागू करता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि कर्मचारी तंत्र न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, अपितु उसे आम जनता के लिए सेवाभावी भी होना चाहिए। उसे सदैव दलगत राजनीति में तटस्थ व निष्पक्ष रहना चाहिए कि जो सरकारी कर्मचारी है वो ही शासन को संचालित करता है, तो वे कर्मचारी कार्य में कुशल होने चाहिए और आम जनता के लिए सेवाभावी कर्मचारी होने चाहिए। वो किसी भी प्रकार से दलों में संलग्न नहीं होने चाहिए। जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दलों में संलग्न होते हैं तो वे लोकतंत्र को कमजोर बनाते हैं। फिर है स्वस्थ एवं सुसंगठित दलीय व्यवस्था, जिसमें दलों की जो व्यवस्था है वो संगठित होनी चाहिए, दल बार बार बदलने नहीं चाहिए। लोकतंत्र व्यवहार में दलीय शासन प्रणाली है, अतः लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक दलों की नीतियों, कार्यक्रमों एवं निष्ठा पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों का निर्माण स्वस्थ आधार पर हो, उनका संगठन क्षेत्रीय, भाषाई अथवा सांप्रदायिक आधार पर नहीं होना चाहिए कि जो संगठन बनाए तो वे किसी क्षेत्र विशेष को महत्व न दे राजनीतिक दल, न किसी एक भाषा को महत्व दे, सभी भाषाओं को समान समझे और किसी एक धर्म को ही वे निष्ठा के रूप में न माने, सभी धर्मों को समान रूप से माने, तो सांप्रदायिक आधार से राजनीति न करे, अपितु राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए। देश के लिए कार्य होनी चाहिए, ऐसा राजनीतिक दल का संगठन बनना चाहिए। इसका अर्थ है कि राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को लेकर के होना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों के संचालन में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। आंतरिक लोकतंत्र का मतलब है कि जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं वे लोकतंत्र को सही संचालित करें। समय समय पर दलों में आंतरिक चुनाव होने चाहिए। उन्हें अनुशासनहीन व दल बदलुओं को अपना सदस्य नहीं बनाना चाहिए कि समय समय पर जो चुनाव होते हैं एक लीडर के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में चुनाव होने चाहिए, और जो दल बदल करके जाते हैं उन्हें पुनः सदस्य नहीं बनाना चाहिए। योग्य तथा निष्ठावान राजनेता कहते हैं कि जो बुद्धिजीवी उदासीन है, जो हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए सहयोग कर सकते हैं, उन लोगों को भी राजनीति में लाना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य, बुद्धिमान तथा लोकतंत्र में निष्ठा वाले राजनीतिज्ञों का होना बहुत जरूरी है। ऐसे राजनीतिज्ञ ही राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक हल ढूंढने में समर्थ होते हैं। यदि राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हो, अवसरवादी, झूठे, सत्ता के लोभी, समर्थकों को अनुचित लाभ पहुंचाने वाले तथा कुत्सित भावनाओं को, जो मन में अंदर कुछ न कुछ लोकतंत्र के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं है, उनको कहा गया कुत्सित भावनाएं, भड़काने वाले होते हैं, तो वे लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल देते हैं और देश के सामने नेतृत्व का संकट पैदा हो जाता है। तो जो प्रतिनिधि भ्रष्ट होते हैं, झूठे होते हैं, सत्ता के लोभी होते हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं रखना चाहिए। अच्छे निष्ठावान राजनेता को ही लोकतंत्र के अंतर्गत
राजनीतिक दलों में रखना चाहिए, वरना वो नेतृत्व के लिए संकट पैदा कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं, कि जो देश के हित के लिए जो योजनाएं होती है वो सार्वजनिक होती है, उसमें सहयोग करना चाहिए। विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि शासन द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाए जो एक और कृषि एवं उद्योगों के संतुलित विकास में सहायक हो, राष्ट्रीय आय की वृद्धि करती हो तथा समाज में श्रमिक वर्ग व कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक हो। इस प्रकार के सार्वजनिक कार्य संचालित होनी चाहिए। जैसे मान लो कृषि का कार्य है, उद्योगों को संतुलित विकास के रूप में बढ़ाना है, तो वो सब लोगों के हित का काम होता है, उसी में देश आगे विकास करता है। अगर किसी प्रकार से एक विशेष को ही हम व्यक्ति विशेष के कार्यों को प्रलोभन देंगे तो हमारा देश विकास नहीं करेगा। मगर जैसे मान लो कृषि का कार्य पूरे देश के लोग अधिकतर 50% लोग निर्भर हैं, तो इस कार्य में कृषि के कार्य में सहयोग करना चाहिए। उद्योग हैं, उद्योग अधिकतर लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, तो उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे कार्य सार्वजनिक हित के लिए होते हैं और ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं होनी चाहिए जिनको हम पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। उन पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि और उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। फिर है आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। कुछ ऐसे आधार जिसमें किसी न किसी प्रकार से बहुसंख्यक लोग और अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, तो कहते हैं कि बहुसंख्यक लोग ऐसे निर्णय न बनाए जिससे अल्पसंख्यकों को हानि हो। जैसे मान लो हमारे यहाँ हिंदू धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं और दूसरे अल्पसंख्यक लोग इस्लाम धर्म के लोग हैं, तो हमारे जो ये कानून बनाए गए हैं, इन कानूनों को बनाने वाले प्रतिनिधियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेष ध्यान क्या, कि हमें किसी भी प्रकार से हिंदू धर्म के लिए ही कानून मजबूत नहीं बनाने चाहिए, बल्कि अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लो इस्लाम धर्म के लोग अल्पसंख्यक बताए गए हैं अपने भारत में, उनकी संख्या कम है, और बहुसंख्यक लोग हिंदू धर्म के लोग हैं, तो हमारे संविधान में कानून बनाते समय विशेष ध्यान रखा गया है कि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान रखे, तभी लोकतंत्र मजबूत बनता है, वरना उन लोगों में आपसी झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के कारण लोकतंत्र मजबूत नहीं बनता है। तो इसको स्थिति स्पष्ट की गई है कि आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति किस प्रकार है, कि लोकतंत्र की सफलता के लिए अत्यंत जरूरी है कि आधारभूत मामलों पर समाज के बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वर्गों तथा राजनीतिक दलों में सहमति होनी चाहिए कि कोई भी जो आधारभूत मामला है जिससे देश का विकास होना है, तो उसमें बहुसंख्यकों का ही अधिक से अधिक मत नहीं लेने चाहिए, बल्कि अल्पसंख्यकों के मत भी लेने चाहिए। फिर उसके लिए नीति बनानी चाहिए, तभी राष्ट्रीय सहमति बनती है तो देश विकास करता है, अन्यथा विकास नहीं करता है। तो इस प्रकार आपकी सफलता की जो 16 बिंदु है लोकतंत्र की सफलता के, इनमें से कोई से 4 बिंदु आपको नोट्स में करने हैं, क्योंकि बोर्ड में 4 बिंदु ही पूछता है, 16 बिंदु लिखने नहीं पड़ते हैं। इस बात का स्पष्ट ध्यान रखना, इसलिए आप ज्यादा बिंदु नहीं लिखे, केवल 4 बिंदुओं को विस्तार से लिखना है। जो किताब में दिया है वो पूरा, आपको जो अच्छे लगे वो बिंदु, क्योंकि बोर्ड में 4 बिंदु ही पूछता है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। इसी के साथ आज का ये टॉपिक लोकतंत्र वाला आपका समापन होता है, और अब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। तो आप याद रखना, इसमें आपके 1 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड में और 4 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न आता है। मैंने जगह जगह बताया है कि किस टाइप का प्रश्न 4 अंक का होगा, किस जगह 1 अंक का होगा। इसी के साथ आपका लेसन पूरा होता है और नेक्स्ट डे आपको इसके प्रश्न भेज दिए जाएंगे। इसलिए आप वर्क करना, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो इस वर्क को जारी रखना। थैंक यू, धन्यवाद।